वीडियो में हम वेलकम करते हैं साजिद सर का, जो कि इकरा मिशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल है। हमारा कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स। जैसे कि सब जानते हैं कि मार्च में एसएससी और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेके बहुत कंसर्न है और उनके ऊपर मेंटली प्रेशर भी है कि उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए और बच्चों के ऊपर भी बहुत मेंटली प्रेशर है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे प्रिपरेशन करें। तो हम साजिद सर से जानना चाहेंगे, क्योंकि उनको एजुकेशन के फील्ड में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसे पेरेंट्स को भी गाइड करें और स्टूडेंट को भी। सबसे पहले मैं 99 चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको मौका दिया पेरेंट्स से मुखातिब होने का। बिल्कुल आपने सही कहा है कि 10th क्लास और इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है वो अनाउंस हो चुका है, जो मार्च के महीने में होने जा रहे हैं। और यकीनन इस बात को लेकर पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न है, फ़िक्रमंद हैं और बच्चों पर भी काफ़ी प्रेशर बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पर 3 टर्म्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक है बच्चों की जो है किफ़ालत। किफ़ालत का मतलब ये है कि उनको टेक केयर करना, उनकी फ़ीस पे करना, उनके कपड़ों का ख्याल रखना, उनकी और हेल्थ का ख्याल रखना। और जो दूसरा जो कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि एजुकेशन को लेकर कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और तीसरा होता है तरबियत, मतलब ट्रेनिंग का। ये 3 कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूजुअली पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनका काम जो है सिर्फ़ बच्चे की फ़ीस पे करना है या उसको रोज़ाना स्कूल या कॉलेज भेजना है या फिर उनको उनकी और ज़रूरतों का ख्याल रखना है। लेकिन पेरेंट्स एजुकेशन को लेकर ये समझते हैं कि ये काम तो सिर्फ़ लेक्चरर का या टीचर का है, ये हमारा काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम पेरेंट्स को ज़रूर बता सकते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ हम शेयर कर सकते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों के एजुकेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए कि रिसर्च का जो डेटा है वो ये कहता है कि जो पेरेंट्स एजुकेटेड हों या अनएजुकेटेड हों, अगर वो अपने बच्चों के स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं तो वैसे बच्चों का जो रिज़ल्ट आता है वो एक्सीलेंट रिज़ल्ट आता है। और जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं ना, तो उनके बच्चों का रिज़ल्ट जो है बहुत लोअर ग्रेड्स में आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का बच्चों की एजुकेशन को लेकर। तो एक पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए अपने चिल्ड्रन को लेकर, क्योंकि इस वक्त एग्जामिनेशन है और वो बहुत ज़्यादा ही कंसर्न्ड है, क्योंकि वो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि अब क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगी आपसे कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों के रिज़ल्ट्स को अच्छे से अच्छे ग्रेड में लाने के लिए बहुत तरीक़ों से वो लोग हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों से किस तरह की गुफ्तगू करना चाहिए एग्ज़ामिनेशन को लेकर। मैं अपने तजुर्बे में देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते। वो नहीं चाहते कि वो उनके बच्चे आगे चल के बहुत कुछ बड़े। बाज़ पेरेंट्स ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स की बात जो देखता हूँ कि वो लोग हाई एक्सपेक्टेशन, यानी जिसको उर्दू में बोलते हैं कि बुलंद तवक्कुआत। एक पेरेंट मुझसे कह रहे थे कि मेरे किराना दुकान है, अगर ये बच्चा 10th क्लास पास हो जाए तो मेरा कारोबार संभाल ले तो बस काफ़ी है। तो इसे कहते हैं लो एक्सपेक्टेशन। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे से इस तरह की गुफ्तगू करे कि बस बच्चे को 10th क्लास पास करना है और उसके बाद वालिद की किराना दुकान चलाना है, तो उसका जो स्ट्रगल रहेगा बच्चे का और जो उसकी जो जद्दोजहद रहेगी वो कम हो जाएगी। अगर उसके बरखिलाफ़ अगर पेरेंट ये बोले कि बच्चे को आगे चल के एक शॉपिंग मॉल ओपन करना है, बड़ा मैं रिटेल कारोबार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आगे चल के होलसेल कारोबार करे, एमबीए करे, बिज़नेस का मास्टर बने और बिज़नेस को बहुत आगे तरक्की दे, इसे कहते हैं हाई एक्सपेक्टेशन। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स से आमतौर पर यह कहा जाता है कि बस 10th क्लास अगर हो जाता है 10 बस। तो जब लड़कियों को ये कहा जाए कि बस आपको 10th क्लास पढ़ना है और इसके आगे आपको हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो वो गर्ल्स का जो स्ट्रगल है वो भी कम हो जाता है। लड़की सोचती है कि मुझे आगे पढ़ना नहीं है, तो लिहाजा चलो भाई जैसे भी हो 10th क्लास को अपेयर करें। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से ये ख्वाहिश करूँगा कि जब बच्चों से आप एग्ज़ाम के लेकर या उनके रिज़ल्ट को लेकर जब बात करते हैं तो उनसे हाई एक्सपेक्टेशन लगाइए।
उनसे बड़ी तवक्को रखिए, उनको बोलिए कि आपको ये बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, या अगर जॉब नहीं करना है तो आपको बड़ा बिजनेस चलाना है। आपके फादर का छोटा बिजनेस था, आपको आगे चल के और बड़ा बिजनेस चलाना चाहिए। तो इस तरह के जो हाई एक्सपेक्टेशंस है वो बच्चों के स्ट्रगल को ज़्यादा बढ़ाते हैं। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड है। जो एजुकेटेड है वो भी मतलब जैसे कि माँ बाप हुए उनके, तो वो क्या है कि अपने ऑफिस वगैरह में बिज़ी रहते हैं। अगर वो घर आते भी है तो उनको वो देखते नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, बुक खोल के बैठ गए हैं, बस यही है। और जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स है जो, उनको समझ नहीं आता है कि वो बच्चे उनके पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हें उतना नहीं मालूम रहता है कि सब्जेक्ट्स वाइज है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी स्कूल के सिलेबस वगैरह सब कुछ चेंज हो चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स क्या कर सकते हो उसके ताल्लुक से। जी, ये बहुत गलत फहमी है। बहुत सारे पेरेंट्स को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है कि वो समझते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं तेलुगु नहीं पढ़ा सकता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, तो मेरे बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि इस काम के लिए तो टीचर हैं, वो स्कूल में ज़रूर मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे। लेकिन एज ए पेरेंट आपको उनको एक सपोर्टिव रोल प्ले करना है। सपोर्ट दो तरह का होता है। एक तो सुपरविज़न, यानी बच्चे पर निगरानी रखें, उससे गुफ्तगू करें कि भाई आज आपका फर्स्ट पीरियड क्या हुआ था, सेकंड पीरियड क्या हुआ था, कौन से टीचर आए थे या कौन से लेक्चरर आए थे, आपको क्या पढ़ाए थे। तो जिस तरह से बच्चों से अगर आप 2-4 दिन गुफ्तगू करेंगे तो आपको बच्चे का टाइम टेबल का पता चल जाएगा, और कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं उनका नाम भी याद हो जाएगा। तो पेरेंट को बड़ा इससे मदद मिलेगी बच्चों के स्टडीज़ को सुपरवाइज करने की। उसके लिए आपको काबिल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको सुपरविज़न करना है। और सुपरविज़न करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उनका टाइम टेबल क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा कि 2-3 दिन आप बच्चे से बात करिए, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि बच्चे की एक्चुअल डिफ़िकल्टी कहाँ है। अगर बच्चे से बात करते हैं, आपको पता चलता है कि भाई बच्चे को मैथ्स में स्ट्रगल है या तेलुगु में स्ट्रगल है, तो आपको उसका पता चलता है। आप बच्चे से बात नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का स्ट्रगल क्या है। तो लिहाजा सबसे पहले मतलब मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा कन्वर्जेशन करें, गुफ्तगू करें। आपने कहा कि मदर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन 100% रोल मदर का ही नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा तजुर्बा भी ये कहता है कि जहाँ फादर भी अपना रोल प्ले करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो ख़ास तौर से अगर कोई बच्चे 10th क्लास में आते हैं, वो ग्रोन अप होते हैं, पर्टिकुलरली जो बॉयज़ होते हैं, तो उनको फादर की सुपरविज़न भी चाहिए। मदर की सुपरविज़न इनफ नहीं है, और फादर का सुपरविज़न भी चाहिए और फादर का सपोर्ट भी चाहिए। तो यूजुअली मुझसे लोग कहते हैं कि लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं और लड़के बॉयज़ उतना अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, उनका रिज़ल्ट या उनका ग्रेड उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं उसको ऐसा कहता हूँ कि गर्ल्स का जो रिज़ल्ट है वो मदर्स का कंट्रीब्यूशन है, बॉयज़ का रिज़ल्ट है वो बिकॉज ऑफ फादर्स है। तो फादर्स का रिज़ल्ट समझना चाहिए। अगर कोई लड़के का रिज़ल्ट कैसा भी आ रहा है तो ये समझना चाहिए कि फादर का रिज़ल्ट आ रहा है। तो लिहाजा मैं जो प्रोग्राम फादर्स जो दिख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आप अपने दोस्तों से रोज़ाना आप बहुत सारी बात करते हैं, उनके साथ टाइम लगाते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ भी वक्त लगाएं, टाइम लगाएं। अभी तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आप अगर आप घर के बाहर भी हैं तब भी आप बच्चे से घर पे बात कर सकते हैं और बच्चे से बहुत सारी पूछताछ कर सकते हैं। बहुत सारा आपको जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ सपोर्ट करना है। तो दूसरी चीज़ जो पेरेंट बच्चों को एग्ज़ामिनेशन में अच्छे ग्रेड्स में आने के लिए जो हेल्प कर सकते हैं वो है कन्वर्जेशन। दूसरी चीज़ जो है कन्वर्जेशन है। जी। और जैसा कि अभी कंसंट्रेशन पावर बोलते हैं और इन्वायरमेंट चेंज चाहिए बच्चों को, क्योंकि एक ही इन्वायरमेंट में रह के उनको भी नहीं समझ आता है कि हम एक ही पढ़ाई करते ही जा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं आता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो जो पढ़ाई का जो काम है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए उसको चाहिए फोकस, उसको चाहिए अटेंशन और उसको चाहिए एनवायरनमेंट। ये आमतौर पे स्कूलों और कॉलेजों में तो इसका एनवायरनमेंट का इंतज़ाम होता है। उसी तरह से जो पेरेंट भी अगर अपने घर में अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पढ़ने की जो जगह है अगर वो पीसफुल हो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हो। आमतौर पे कभी छोटे बच्चों का डिस्टर्बेंस होता है, कभी घर में टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है या टीवी लगता है घर में तो बच्चे का ध्यान बढ़ जाता है, या फिर घर में कोई मेहमान आ जाते हैं
तो मेहमान आने की वजह से भी घर में ये होता है। फिर घर में कभी फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन की वजह से भी बाज़ घरों में कई कई दिन तक भी क्या होता है कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ख्वाहिश करना चाहूँगा कि वो बच्चे के ग्रेड्स को और इम्प्रूव करने के लिए वो घर में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, और जितना पीसफुल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं उतना बच्चे के रिज़ल्ट पर उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। ख़ास तौर से यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे वो बेड पर बैठकर या बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं। दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए चेयर और टेबल। हर घर में कुर्सी तो होती है, बहुत सारे घरों में टेबल भी होता है। तो बच्चों को मना करिए कि वो बिस्तर पर बैठकर या सोफ़ा पर बैठकर पढ़ें, इसलिए कि सोफ़ा पर बैठकर पढ़ना या बिस्तर पर बैठ कर पढ़ना वो बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो टेबल और चेयर पर अगर बैठ के पढ़ें, अगर जिन घरों में टेबल नहीं है, टेबल कोई महंगी चीज़ नहीं होती है, कम से कम अमाउंट में भी आपको टेबल, तो पेरेंट्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि बच्चों को, चूँकि आवर्स टुगेदर 4-4 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे बच्चों को बैठ के पढ़ना है, अगर उनको हम टेबल और चेयर और सफिशेंट लाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड करें हम, तो बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी डिफरेंट आएगा। और जैसा कि बच्चे स्कूल से आते साथ ही ट्यूशन को चले जाते हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो स्कूल और ट्यूशन पर ही सीमित हो चुकी है, तो उनको सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक बच्ची अगर सुबह 8:30 बजे स्कूल जा रही है 8:30 को, फिर वो 9 o'clock को आ रही है ट्यूशन से, तो उसके सेल्फ स्टडी का कोई मतलब ही नहीं रहा था। तो सेल्फ स्टडी, जैसे कि आपको पता है कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं किए तो हम वो चीज़ रिवाइज नहीं कर पाएंगे जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि बास पेरेंट्स इवन अगर उनके बच्चे नर्सरी में हैं तब भी वो सोचते हैं कि बच्चों को ट्यूटर लगाना चाहिए, ट्यूशन लगाना चाहिए, या ट्यूशन के लिए किसी के घर भेजना चाहिए। मैं यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा कि जो ट्यूशन है वो कभी लानत भी हो सकती है और कभी नेमत भी हो सकती है। नेमत इसलिए हो सकती है कि अगर बच्चा आपका स्ट्रगलर है, यानी वो बावजूद ये कि कोशिश के समझ नहीं पा रहा है, तो 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल, उनको किसी न किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। अगर ऐसे बच्चे जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, अगर वो कोई ट्यूटर अरेंज करते हैं, और ट्यूशन सेंटर पे भेजने से इसका मसला हल नहीं होगा, इसलिए कि ट्यूशन सेंटर और स्कूल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वहाँ पर भी बहुत सारे, बल्कि ट्यूशन सेंटर में ये होता है कि कई स्कूल के बच्चे होते हैं और कई क्लास के बच्चे एक ही जगह बैठकर पढ़ते हैं। तो लिहाजा ट्यूशन सेंटर पे भी जाने के बावजूद आप देखते हैं कि कई बच्चे फेल हो जाते हैं, यानी जिस पर्पज़ के लिए वो ट्यूशन सेंटर गए थे वो पर्पज़ उसका फुलफ़िल नहीं होता। तो जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसा कि मैंने कहा नेचुरली 10% बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अगर उन बच्चों के लिए 1-on-1 ट्यूटर अगर लगाया जाए, यानी एक पढ़ने वाला हो और एक पढ़ाने वाला हो, तभी उनका फ़ायदा होगा। जो 90% बच्चों को मेरे हिसाब से ट्यूटर नहीं लगाना चाहिए, ताकि बच्चे खुद स्ट्रगल करें, बच्चे सेल्फ स्टडी करें। जो भी बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं, जो अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं। तो ट्यूटर लगा के बच्चों का जो स्ट्रगल है हम उनसे छीन रहे हैं, उनको हम रेडीमेड बना के दे रहे हैं। तो बच्चे थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो रेडीमेड के ही आदी बन जाएंगे। तो इसीलिए ट्यूशन लगाने से पहले ये सोचिए कि क्या मेरे बच्चों को ट्यूटर लगाना अच्छा है, ज़रूरी है। और वो भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे बीमारी है तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि 3 दिन दवाई खाओ या 1 हफ्ता दवाई खाओ और फिर रोक दो। तो इसी तरह से ट्यूशन भी ऐसी होना चाहिए कि वो जो है जब तक कि वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, बच्चा मतलब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो वो ट्यूशन रोक देना चाहिए। हमेशा परमानेंटली जो है थ्रू आउट दी ईयर या ऑल क्लासेस में ट्यूशन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा था अभी कि गर्ल्स के रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे हैं बॉयज़ के ताल्लुक से, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण है। तो पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन ज़्यादातर फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया उनको स्पॉइल कर रहा है एक तरह से देखा जाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट पर सोशल मीडिया का डेफिनेटली जो है उसका इफ़ेक्ट है। सोशल मीडिया मतलब जो वालिदैन सोशल मीडिया का डेफिनेशन ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन जब से आम हो गया है और जो स्मार्टफोन ख़ास तौर से जब से आम हो गया है, तो बहुत सारे छोटे और बड़े सभी उम्र के लोग जो है मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड हैं, यानी स्मार्टफोन से कनेक्टेड हैं। अब मोबाइल फ़ोन जो है सिर्फ कॉल करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे फंक्शंस
उससे कर सकते हैं। और मोबाइल जो ऐप्स हैं, ख़ास तौर से जैसा कि आपने कहा कि फेसबुक है या ट्विटर है या व्हाट्सअप है या इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारे जो सोशल ऐप्स हैं, ये बच्चे क्या हो गए हैं कि वो अभी उसके एडिक्ट हो गए हैं। बाज़ दफ़ा तो बड़े भी एडिक्ट हो गए हैं। तो ये जितने भी ऐप्स हैं, इनके अपने बिजनेस पर्पज़ होता है। तो उसका मकसद ये होता है कि बच्चे को यानी जो व्यूअर को उसको हुक करके रखे, यानी उसका अटेंशन जो है उस ऐप से लगा के रखे। तो इससे स्टूडेंट्स का जो काम होता है, जो उनका जो फोकस होता है, जो उनको स्टडी पर फोकस करना है या उनको रिवीजन करना है, इसलिए कि जो बच्चा अच्छा रिवीजन कर पाता है वही अच्छा रिजल्ट लाता है। जो भी अच्छे जो एक्सीलेंट परफॉर्मर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी तरह से रिवीजन करते हैं। ये सोशल मीडिया क्या करता है, बच्चे का जो फोकस होता है, जो उसका अटेंशन होता है ना, उसको डाइवर्ट कर देता है। और बार बार जब बच्चे मोबाइल फ़ोन आपको सुन के ताजुब होगा कि एक रिसर्च में ये पता चला है कि रोज़ाना ऑन एन एवरेज 4 से लेकर 7 घंटे तक लोग जो है मोबाइल फ़ोन से लगे हुए हैं। और रोज़ाना कम से कम 150 से लेकर 200 मरतबा वो लोग फ़ोन ऑन ऑफ़ कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि मतलब स्टेटस चेक करने के लिए। तो जब इतने मरतबा अगर बच्चे देखेंगे, इतने घंटे अगर स्टूडेंट जो है जिनका फोकस पढ़ने पर होना चाहिए था, अगर वो उसके बजाय अगर वो इंटरनेट पर और मोबाइल फ़ोन्स पर, स्मार्टफोन्स पर अगर लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली जो उनका फोकस है वो डिरेल हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि उनके रिज़ल्ट पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट इसका आ जाएगा। तो इसीलिए मैं पेरेंट्स से ख्वाहिश करूँगा कि वो उसको लिमिट करें, ने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें। अगर उनको देखना है तो टाइम लगा दें कि बस आप बड़ा स्क्रीन हो टीवी का या मोबाइल का छोटा स्क्रीन हो, उसके लिए अगर हम टाइम लिमिट लगा दिया जाए कि बस आप इतनी देर देखना है। बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि जहाँ तक स्मार्टफोन वाली बात है, उसको तो बिल्कुल बच्चों को कन्विंस करने, राज़ी कर लेना चाहिए कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन मोबाइल एंड योर रिज़ल्ट, कि आपको मोबाइल चाहिए या आपको रिज़ल्ट चाहिए। इसीलिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा व्यूवर्स के लिए कि अभी रिसेंटली जो ओलंपिक गेम्स हुए, जहाँ पर रियो डी जनेरियो में ब्राज़ील में जो ओलंपिक गेम्स हुए, वहाँ पर आपने देखा कि इंडिया ने 2 मेडल वहाँ पर हासिल किए। जो सिल्वर मेडलिस्ट जो हमारे स्टेट की पीवी सिंधु, जब उसने मेडल जीता था तो उससे इंटरव्यू लेने वाले से पहले पूछा था कि आप सबसे पहला काम, मेडल जीत गए हैं आप, अब आप क्या करने वाले हैं? तो पीवी सिंधु ने कहा था कि अब मैं अपना मोबाइल ऑन करूँगी, जो कि मैंने 4 महीनों से ऑन नहीं किया है। तो आप देखिए कि अगर कोई अचीव करना है ज़िंदगी में, आपको कोई चीज़ हासिल करना है ना, तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप मोबाइल फ़ोन के बगैर भी जी सकते हैं, लेकिन आप अच्छे रिजल्ट के बगैर जी नहीं सकेंगे, अच्छे परफॉर्मेंस के बगैर आप स्टैंड नहीं हो सकेंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स को ये चाहिए, आप एकदम विड्रॉ कर लेंगे मोबाइल फ़ोन तो बच्चों में रिजेंटमेंट आ जाएगा, क्योंकि बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए उनको आहिस्ता से स्लोली उनको कन्विंस करिए और उनका टाइम कट करते जाइए और उनको बोलिए कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, A1 ग्रेड में अगर आना है या A ग्रेड में अगर आना है, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से कम आप लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन तक आप अपने आप को दूर रखिए। तो यकीनन अगर ऐसा करेंगे तो उनका जो रिज़ल्ट है डेफिनेटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। एंड सर, व्हाट अबाउट टेलीविज़न? हाँ, जो टेलीविज़न के जो प्रोग्राम्स हैं, अभी तो मैं समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है उनके लिए जो एंटरटेनमेंट का या उनका एंगेजमेंट जो है ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल इज़ ऑन नंबर 1 और टेलीफोन ये और जो टेलीविज़न है वो नंबर 2 पे गया है। टेलीविज़न अब ज़्यादातर जो है वो लोग बड़े बूढ़े लोग देख रहे हैं जो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते, या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अब टीवी के सामने ये लोग बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ जो बाकी के जो 10th क्लास या इंटरमीडिएट के जो एज के बच्चे हैं, वो टीवी पर अब कम उनका ध्यान हो गया है और उनका ध्यान जो है इंटरनेट और मोबाइल पर ज़्यादा हो गया है। तो टीवी भी डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करता है। तो जब घर में बच्चे पढ़ते हैं तो टीवी का बिल्कुल बंद रखना चाहिए, इसलिए कि बच्चे का ध्यान टीवी भी बार बार जाएगा। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसका पर्पज़ यही है कि बच्चे को आप ऐसी कोई चीज़ घर में आप मत करिए जिससे कि उसके स्टडीज़ को फोकस करने में परेशानी होती हो। और रिज़ल्ट के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं, तो जब बच्चे का या क्लास टेस्ट होता है या फिर प्री बोर्ड्स वगैरह आते हैं, जैसे कि एसएससी और इंटरमीडिएट्स के हुए हैं अभी और चल भी रहे हैं, तो उसमें पीटीए मीटिंग्स भी होती है पेरेंट्स के लिए। तो कई पेरेंट्स क्या है कि अटेंड नहीं कर पाते और कई पेरेंट्स जानबूझकर भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम आए तो हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको सेल्फ इंसल्ट लगती है ऐसा। तो हम जानना चाहते हैं आपसे, ऐसा क्यों? पेरेंट्स मीटिंग जो होती है किसी स्कूल में या कॉलेज में, उसका पर्पज़ ये होता है कि टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट का एक सिटिंग हो
टुगेदर सिटिंग हो, ताकि ये पता चल सके कि वो जो लर्नर है, वो जो स्टूडेंट है, उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है और वो सब मिलकर उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। यूजुअली हमारे पीटीएम्स का जो ओरिएंटेशन हो गया है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यूजुअली क्या होता है कि पीटीएम में स्टूडेंट को टारगेट बनाया जाता है, टीचर भी स्टूडेंट को टारगेट बनाते हैं और पेरेंट भी स्टूडेंट को ही टारगेट बनाते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट टीचर मीटिंग का जो पर्पज़ है वो ठीक तरह से सर्व नहीं हो रहा है। उसके बजाय ये देखना चाहिए पेरेंट टीचर मीटिंग में कि बच्चे ने कहाँ कहाँ पर उसको अच्छा किया है। जो बच्चे अच्छा किए हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और जहीं कहीं वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वहाँ पर उसको दोबारा सीखने का मौका, इसलिए कि उसका आखिरी एग्ज़ाम थोड़ी है ज़िंदगी का, तो इसके लिए बहुत सारे और एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे का स्ट्रगल, वो कौन से क्वेश्चंस हैं। अभी जो वैल्यूड आंसर स्क्रिप्ट जो पेरेंट्स को दी जाती है, वो अगर आप पढ़े ना पढ़ें, लेकिन कहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं उससे तो आपको पता चल जाता है। तो जहाँ पर बिल्कुल मार्क्स नहीं आए हैं, ज़ीरो आए हैं या रॉन्ग हो गया है, तो पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर वो बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए कि आपने हो सकता है कि गलती की है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो पीटीएम का पर्पज़ ऐसा होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि पीटीएम में ज़रूर पेरेंट्स को जाना चाहिए। और थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर करना चाहूँगा, पेरेंट टीचर मीटिंग वही नहीं है कि जब पेरेंट को टाइम दिया जाए और आगे बात करें। पेरेंट्स आप किसी टाइम पर भी स्कूल जा सकते हैं, और किसी टाइम पर भी जाके जो स्कूल के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में मोबाइल नंबर भी दिए हुए होते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई फादर को लगता है कि, या कोई मदर को लगता है कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी, या फादर को लगता है कि मैं बिज़ी हूँ और स्कूल आवर्स में स्कूल नहीं आ पाऊँगा, तो पेरेंट्स फ़ोन पे जब किसी टीचर से बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। पेरेंट टीचर मीटिंग फ़ेस टू फेस ही नहीं बल्कि ओवर दी फ़ोन भी हो सकती है, लेकिन अगर फ़ेस टू फेस हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है कि उनके पढ़ाने वाले कौन हैं और बच्चे का स्ट्रगल क्या है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर पेरेंट्स को एक वर्ड ऑफ काशन करना चाहूँगा कि आप टीचर से बात कर रहे हैं तो वो बात करके बच्चे को टारगेट मत बनाइए, बल्कि बच्चे को सपोर्ट करने के बारे में सोचिए, उसको हेल्प करने के बारे में सोचिए। इसलिए कि बच्चा एग्जामिनेशन को लेके ऑलरेडी प्रेशराइज्ड है और टेंस है, उसके टेंशन को बढ़ाने के बजाय उसको कैसे हेल्प करना चाहिए ऐसे सोचिए, तो यकीनन ऐसे पीटीएम कामयाब होगा। जैसा कि है कि कुछ पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली है, इवन देयर चिल्ड्रंस आर आल्सो लिसनिंग, एंड कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। वो अपने चिल्ड्रन को इतना प्रेशराइज्ड कर देते हैं कि हमें अच्छे परसेंटेज चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से बढ़ गया है उस तरह से कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए? यूजुअली आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्चुअली पेरेंटिंग स्टाइल्स का है। ब्रॉडली स्पीकिंग जो है पेरेंटिंग के 3 स्टाइल माने जाते हैं। एक स्टाइल वो होता है जिसमें पेरेंट ये समझता है कि जो कुछ भी घर में आ रहा है वो उस बच्चे की वजह से ही आ रहा है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 7th क्लास में है, अगर वो अपने फादर को बोले कि फादर मुझे कोई 2 व्हीलर चाहिए, तो फादर बोलेंगे कि चूँकि ये बच्चे की किस्मत से आ रहा है लिहाजा दिला दो। इसे हम कहते हैं लूज टाइप ऑफ पेरेंटिंग, यानी लिबरल पेरेंटिंग। यानी बच्चा जो भी डिमांड करेगा उसको ये सोचेंगे नहीं कि बच्चे की सेफ्टी है, या फिर बच्चे के स्टडीज़ को कैसे इफेक्ट होगा, या फिर फ्रेंडशिप कैसे होगी, इस पर इफेक्ट होगी। ये सब सोचे बगैर वो सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। अगर बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, इग्नोर कर देंगे। इसे हम कहते हैं कि लिबरल पेरेंटिंग। और एक पेरेंटिंग का स्टाइल होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसे हम कहते हैं कि मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। अगर बच्चा मान लीजिए कि अगर लास्ट एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आया था, अब अगर वो सेकंड रैंक आया तो बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, उसकी बहुत पिटाई कर देंगे और उसका खाना पीना बंद कर देंगे, पता नहीं उसके साथ और क्या क्या सख्ती करेंगे। तो ये 2 एक्सट्रीम टाइप ऑफ पेरेंटिंग है। तो एज ए गुड पेरेंटिंग मतलब स्टाइल ये होना चाहिए कि जब कभी आपको सख्त हो जाना है तो सख्त हो जाना है, कभी आपको नरम पड़ना है तो नरम पड़ना चाहिए। तो जो आइडियल पेरेंटिंग है वो है फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग। कभी टाइट भी हो जाओ और कभी लूज़ भी हो जाओ, यानी बच्चों को ये लगे कि पेरेंट्स मतलब मुझे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं और मेरी बात सुनते भी हैं। वरना रिजिड पेरेंटिंग में बच्चों को ये मैसेज जाएगा कि मेरे पेरेंट तो सुनेंगे नहीं, और टाइट पेरेंटिंग में ये एक मैसेज चले जाएगा कि भाई मैं जो भी करूँगा देयर इज़ टू क्वेश्चन मी।
तो इस तरह से ये दो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग भी मतलब ठीक नहीं होते हैं। जो फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पेरेंटिंग है ये अगर हम अडॉप्ट करें तो मैं समझता हूँ कि इससे हम बच्चे के करीब हो सकते हैं। जब जितना आप बच्चे के करीब होंगे, आप बच्चे के दोस्त बनेंगे, तो यूजुअली क्या होगा कि आप अच्छी तरह से बच्चों को सपोर्ट कर सकेंगे और उसकी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने में आप गाइड कर सकेंगे और हेल्प कर सकेंगे। जैसे कि आपने अभी पेरेंटल रोल के बारे में बताया, तो बोथ इंक्लूड होते हैं इसमें, मदर और फादर दोनों। तो हम एक फादर का रोल जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में, तो वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे रेगुलर कंटिन्यू स्टडी कर रहे, पढ़ रहे, पर एग्ज़ाम्स के टाइम में जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनके ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर कर देते हैं कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया। तो हम एक फ़ादर का रोल आपसे जानना चाहते हैं। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे मतलब फादर जो बिज़ी हैं वो ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए अपने फैमिली के लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूँ, और बस पेरेंट ये सोचते हैं कि मैं बच्चों के लिए रियल स्टेट यानी कोई प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ, उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करना जा रहा हूँ, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योरिटी के बारे में मैं मतलब रात दिन एक कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ। ये ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका जो रियल स्टेट है वो प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि आपका जो रियल स्टेट है वो आपका बच्चा है। वो बच्चे को मतलब एज ए पेरेंट ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी कमाने वाला बनाऊं, यानी उसके अंदर इतना टैलेंट पैदा हो और ज़माने के सख्तियों को झेलने के उतने लाइफ स्किल उसके अंदर पैदा हो। ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम ये सोच रहे कि उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो पेरेंट्स एज ए पेरेंट बच्चों के साथ हमारा डिस्टेंस हो जा रहा है, हम उनको ठीक तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अभी तो बच्चे से मोबाइल पे भी आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है कि जब पेरेंट बाहर जाते हैं काम के लिए, फादर पर्टिकुलरली, तो बच्चा स्कूल जा चुका होता है या कॉलेज जा चुका होता है। जब पेरेंट फादर जब घर वापस आते हैं तो बच्चा सो चुका होता है। तो यूजुअली पेरेंट्स का क्या होता है कि जो कांटेक्ट है वो अपने बच्चे से कम होते जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ थोड़े से सजेशन देना चाहूँगा कि एक तो अगर आप घर पे नहीं हैं तभी भी अगर बच्चा घर पे है तो आप फ़ोन से बच्चे से कांटेक्ट में रहिए, और इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे अगर आप छोड़ेंगे तो ये होने वाला नहीं है। पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ख़ासतौर से बॉयज़ के लिए 5th क्लास में बच्चे आ जाते हैं, 10 ईयर्स के जब हो जाते हैं, उनकी हाइट 5 फीट हो जाती है और वो माँ की हाइट के बराबर हो जाते हैं। तो बाज़ वक्त में यहाँ पर अब होता है कि फ़ादर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना रखता है। तो मैं फादर से मैं इस चैनल के ज़रिए से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपके बच्चे ग्रोन अप होते हैं, वैसे तो हर एज में करना चाहिए, लेकिन जब बच्चे आपके ग्रोन अप हो जाते हैं, पर्टिकुलरली 5th क्लास में आ जाते हैं, तो फादर का रोल ज़्यादा होना चाहिए एक। और दूसरा है कि फैमिली टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कम से कम वंस इन ए वीक, चूँकि पढ़ने का जो काम है बड़ा मुश्किल काम होता है, उनको ध्यान फोकस करना, ये सब बच्चे इसमें काफ़ी थक जाते हैं, जहनी तौर पर मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वंस इन ए वीक जो है फादर को और मतलब फैमिली टाइम होना चाहिए, कहीं बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, कुछ ब्रेक भी होना चाहिए। अगर वो ब्रेक बच्चे को मिलेगा, लीजर टाइम और फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम अगर आप पेरेंट्स बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे तो नेक्स्ट वीक के लिए वो बच्चे फिर एनर्जाइज हो जाएंगे और फिर वो फोकस करेंगे। तो मैं ऐसी सूरत में मैं कहना चाहता हूँ कि फादर्स को ख़ास तौर से, अभी कहा जाता है कि गर्ल्स का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मैं अक्सर कभी एक फ़नी मेरा रिस्पांस ये होता है कि जो लड़कियों का जो रिज़ल्ट होता है जो अच्छा आ रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ मदर्स, और फादर का मतलब रोल ऐसा आप समझिए कि जो बॉयज़ का जो रिज़ल्ट अगर पीछे जा रहा है, हर जगह जा रहा है, हर कंट्री में जा रहा है, तो वो समझता हूँ कि उसकी जो कुछ वजह जो है फादर का रोल, जो मिसिंग फादर का रोल है। तो मेरे तजुर्बे में ये बात मैं देखता हूँ कि ऐसे फादर जो बावजूद ये कि काफ़ी बिज़ी हैं लेकिन अपने बच्चों को अटेंड करते हैं और उनके बच्चों से काफ़ी क्लोज़ रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, और उनके पूरे डिटेल्स उनके पास होते हैं, उनके दोस्तों के अता पता भी होता है, फ़ोन नंबर भी होते हैं, वो सब होते हैं। वो जो फादर ज़्यादा कंसर्न रहते हैं उनके बच्चे यूजुअली ख़राब नहीं होते, मतलब भटकते नहीं हो, और उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इस चैनल के ज़रिए से मैं ख़ास तौर से फादर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा अपना रोल और अपनी ज़िम्मेदारी और अपना फैमिली टाइम का ध्यान रखें, तो यकीनन आपके बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर सजेशंस। जैसा कि आप सबने देखा कि साजिद सर ने हमारे साथ एक्सपीरियंस और अपने सजेशंस भी शेयर किए, तो हम साजिद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और उनका वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर फॉर गिविंग योर सजेशंस। तो पेरेंट्स आप भी ज़रा अपने चिल्ड्रंस पर फोकस करिए और उनको मेंटली प्रेशराइज्ड मत करिए। 99 टीवी की तरफ से मैं नेहा, थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel. Keep the show links. Enjoy watching videos.